उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट ने टाइगर की संख्या ज्यादा है तो हिरण की संख्या कम होगी क्या? लॉजिक से सोच के देख, है कि नहीं? बेचारे को हर 7 से 10 दिनों में शिकार करता है, एक बार शिकार करता है, फिर 6-7 दिन तक शांत रहता है, फिर 6-7 दिन तक उसको खाता पीता है, उसके बाद फिर 7 दिनों के बाद शिकार के लिए निकलता है। क्लियर है? तो अगर शेरों की संख्या डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो जरा सोच करके देखें कि इतने सारे शेर बोल रहे हैं, बाघों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हिरण की संख्या भी तो ज्यादा होगी। अब लॉजिक से सोचिए कि अगर हिरण की संख्या ज्यादा होगी तो हिरण के खाने के लिए जो घास होगा, जो भोजन होगा, उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी, तो जिम कॉर्बेट हेल्दी स्थिति में होगा। क्लियर है? और अगर तेज गति से वहां पर बाघों की संख्या में कमी आए, इसका मतलब उसका जो प्रे है जिसको वो खाता है उसकी संख्या में डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा होगा। और अगर हिरण की संख्या डिक्लाइन कर रही होगी तो संभवतः वहां का जो जंगल है वो डिग्रेड हो रहा होगा, डिक्लाइन कर रहा होगा, खाने पीने की संकट की स्थिति से गुजर रहा होगा। क्लियर है? इन चीजों को समझना इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है। सजीवों का समुदाय है, सजीवों का समुदाय कम्युनिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो रह रहे हैं, इसमें अजैविक घटक भी शामिल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तारतम्यता है। इस चीज को समझना, इस चीज को बेहतर करना। अब आप समझें इस बात को कि एक जंगल में केवल शेर को बचाया जाना चाहिए या ऊपर से लेकर के सब चीजों को। अब इसी को जरा समझें कि कई बार क्या किसी एक क्षेत्र का कैरिंग कैपेसिटी होगा, मैक्सिमम कितने बाघ हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पर पर्यावरणविद बार बार रिलोकेट करते होंगे उनमें से कुछ बाघों को वहां से हटा करके किसी और जगह पे? क्यों? कैरिंग कैपेसिटी से अगर संख्या ज्यादा हो गई तो या तो आप उनको किसी जगह पे शिफ्ट करिए, नहीं तो नेचर खुद ही शिफ्ट कर देगा, खाने पीने का संकट क्रिएट करेगा, बीमारियां होंगी, अलग अलग तरीके से क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। तो या तो आप खुद करें, नहीं तो प्रकृति का तो अपना मैनेजमेंट है। क्यों? जब कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला गया तो फूड अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो डिक्लाइन करना तो तय हो जाएगा। तो इससे पहले कि प्रकृति कोई निर्णय ले, आप उसको क्या करें, रिलोकेट कर दें। तो समय समय पे आप सुनते होंगे ना, टाइगर्स को यहां से उठा करके यहाँ, यहाँ से उठा करके यहाँ, यहाँ से उठा करके यहाँ किया गया। क्यों? कैरिंग कैपेसिटी से कई बार संख्या ज्यादा हो जाती। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स में जब ऐसा कुछ सुने कि इस नेशनल पार्क से यहाँ हटा दिया गया, इस नेशनल पार्क से, कई बार क्या किया जाता है कि कोई इंसानों पे अटैक कर दिया तो अलग कहानी हो गई, तो उसको ऐसी जगह पे जंगल पे छोड़ा जाता है जो कोर एरिया हो, है ना, जहां इंसान दूर दूर तक ना हो। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क पे रिलोकेट करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो मेजर कारण क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड पॉपुलेशन चला गया। तो इसका मतलब है कि भविष्य में आप क्या सुनेंगे, सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट में बाघ है, तो क्या उनमें से आने वाले समय में कुछ बाघों को निकाल करके किसी अन्य जगह पे ले जाया जाएगा, है ना? एक पार्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होगा ना उसका, उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर इकोलॉजी और इकोसिस्टम का मतलब समझे थोड़ा, एक बेसिक बेसिक बातें। अर्नेस्ट आर्थर टेंसले और अर्नेस्ट हैकेल के संदर्भ में कि इसने एक ने ये शब्द दिया था, दूसरे ने एक दूसरा शब्द दिया था, कुल मिलाकर दोनों बात वही कहते हैं। बस इकोसिस्टम में क्या है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उन वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। उस इंटरकनेक्टेडनेस को अध्ययन करना ये हमारा इकोसिस्टम का पक्ष है। अब इसी को देखेंगे विस्तार से, है ना, इसी को समझेंगे कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जो जीव जंतु हैं उसमें किसी एक की संख्या में भी कमी आती है तो बाकी सब पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। पर्यावरण, इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही विस्तारित अध्ययन जो है वो क्या है, एनवायरमेंट है। इसमें बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, उन सबको मिला करके हम उसको पर्यावरण कहेंगे। इसको रहने देते हैं। जो भी बायोटिक, ये एबायोटिक कंपोनेंट है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, जो भी है, और ये जो कछुआ घूम रहा है पानी में, ये उसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट होगा, है ना। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, इन सब के बीच के अध्ययन को हम संयुक्त रूप से पर्यावरण का अध्ययन कहते हैं। अब यहीं पर जो शब्द निकल करके आता है वो है कि पर्यावरण में हम पढ़ेंगे क्या। तो एक तो इंडिविजुअल स्तर पे पढ़ना पड़ेगा, किसी भी जीव जंतु फ्लोरा को अलग अलग तरीके से, किसकी प्रक्रिया क्या है ना। जैसे एक इंडिविजुअल स्तर पर हम पर्यावरण को पढ़ना चाहें तो एक जीव जंतु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर जीव के बारे में, उसकी विशेषताओं को समझना पड़ेगा, उसके व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। यूपीएससी इस पे सवाल पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ऑटोकोलॉजी या स्वपरिस्थितिकी। स्वपरिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ, यह पर्यावरण के साथ किसी व्यक्तिगत प्रजाति के संबंधों का अध्ययन है। व्यक्तिगत प्रजाति,
एक इंडिविजुअल, है ना, वो पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी तारतम्यता उसके साथ कैसी है, इसका एक समझ आपका होना चाहिए। और यूपीएससी यहां से सवाल कई बार पूछेगा, है ना। जैसे यहां पर देख लेते हैं, दो उदाहरण आपके सामने रखते हैं। घड़ियाल का नाम सुने होंगे, घड़ियाल, और दूसरे को कहा जाता है मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। तो यहां पर ये एलिगेटर है, ये क्रोकोडाइल है। क्या अंतर होता है दोनों में? घड़ियाल, अब इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं। देख लिया आपने, मतलब दो शब्द तो सुने होंगे ना कई बार, घड़ियाल सुने होंगे और मगरमच्छ सुने होंगे। दोनों में अंतर क्या होता है? कौन गंदा पानी में रहता है? गंदा पानी रहता है, मतलब एक साफ में रहता है तो एक तो गंदा में ही रहता होगा, नहीं? यही लॉजिक लगाया है, यही लगाया ना? नहीं, ऐसे नहीं। एक साफ में रहता है तो दूसरा गंदा में थोड़ी जरूरी है रहेगा, ऐसा नहीं हो। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन होता है, मगरमच्छ या घड़ियाल? मगरमच्छ डबल साइज का होता है लगभग, वो बेचारा छोटा सा होता है। मगरमच्छ जो होता है वो खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रह सकता है। हाँ, मगरमच्छ जो है वो खारे और मीठे पानी में, ध्यान रखिएगा इस बात का, यूपीएससी पूछता है ना, है ना। क्रोकोडाइल के ऊपर कई बार, क्योंकि चंबल रिवर में भारत में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चलता है ना। एलिगेटर्स की संख्या में, घड़ियाल की संख्या में कमी आ रही है ना। चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल पाए जाते हैं, है ना। उसमें हमारा उसको लेकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बने हुए हैं, चर्चा करूंगा आगे विस्तार से। यहाँ पर हमको एक इंडिविजुअल, पर्यावरण के साथ किसी व्यक्तिगत प्रजाति के संबंधों का अध्ययन करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर खारा पानी हुआ, वहां पर भी मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन जहां खारा पानी होगा वहां पर घड़ियाल नहीं हो सकता है। तो उसका क्या हो गया, एक हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल, स्व परिस्थिति का मतलब है कि वो इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में ही रहना पसंद करता है। कौन सा? मीठा पानी। वो कौन हो गया? एलिगेटर, मतलब घड़ियाल हो गया। और खारा पानी हो, मीठा पानी हो, कहता है कहीं भी पहुंचा दो, जी लेंगे हम। ये कौन हो गया? मगरमच्छ हो गया। क्लियर है? अब जैसे आपके सामने ये बना हुआ है, ये दोनों, अब जरा इसको सोचते हैं, इसको समझते हैं। स्व परिस्थिति की मतलब, ये तो एक समझ में आया कि खारे पानी मीठे पानी में रहता है। एक कुछ और उदाहरण, जैसे यूपीएससी कई बार आपसे सवाल पूछेगा इनके बारे में, तो ऐसे सोचते हैं। मान लेते हैं कि इनको अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है ना, तो इनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो जो गैमेट बनेगा, है ना, उसी समय सेक्स डिसाइड हो जाता है, मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? लेकिन मगरमच्छ पे ऐसा नहीं होता है। मगरमच्छ जो अंडे देते हैं, अंडे से मगरमच्छ निकलता है ना, या घड़ियाल निकलता है, उनमें सेक्स का डिटरमिनेशन उनके अंडों के तापमान पे निर्भर करता है। क्लियर है? जो बात बताना चाहते थे आपको, ताकि आप समझ पाए। कभी यूपीएससी कहेगा, है ना, कि जो इनका गैमेट की मिक्सिंग होता है, अंडे जब विकसित हो जाते हैं तो इनका सेक्स डिसाइड हो जाता है, नहीं होता है। इनका सेक्स इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि अंडे जो सेए जा रहे हैं उनका तापमान क्या है, उसके बेसिस पे सेक्स डिसाइड होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। स्व परिस्थिति है, एक प्रकार का इसका अपना एडेप्टेशन है, एक प्रकार का अपना व्यवहार है। अब इसी को जरा सोचें, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब ये इसका स्व परिस्थिति है। इतने करोड़ों सालों से अगर मगरमच्छ जिंदा है ना, लगभग 300 मिलियन साल से लगातार बने हुए, तो इसका मतलब है इनका सर्वाइवल क्या है, इस एडेप्टेशन से है कि अगर तापमान ज्यादा हुआ कम हुआ तो ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बना रहेगा। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो एक पार्टिकुलर जगह चूज कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर कम चाहिए तो एक पार्टिकुलर जगह चूज कर सकते हैं। शेड वाला इलाका, बिना शेड वाला इलाका, अलग अलग व्यवहार हो सकता है इनका, ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके और उसमें अपने मेल और फीमेल मेंबर की संख्या को बढ़ा सके, घटा सके। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, इनका एक एडेप्टेशन है ना, कि किस तरह से एडेप्ट होते रहे कि पिछले 300 मिलियन साल से पृथ्वी का तापमान बढ़ा घटा अलग अलग हुआ, लेकिन ये क्रोकोडाइल बने हुए, इनको जिंदा फॉसिल कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स, है ना। यहीं से रेंगने वाले सरीसृप है ना, रेंगने वाले, यही तो पानी से बाहर भी रहते हैं और पानी में भी चले जाते हैं। इन्हीं में से इनके कुछ पूर्वज कहेंगे कि जब पानी में नहीं जाएंगे अब जमीन पे जाएंगे, है ना।
तो वही सरीसृप से जमीन की तरफ लाइफ फॉर्म हुआ होगा। पहले पानी में जीवन हुआ होगा, फिर पानी और जमीन दोनों पे ऐसा कोई जीव जो दोनों जगह पे रह सकता हो, और उसमें से कुछ जीव पानी से निकल करके जमीन पे चले गए हो। क्लियर है? ऐसा हुआ होगा। क्लियर है? तो अगर ये जीवित हैं और इतने सालों से, करोड़ों सालों से अगर ये आज भी मेंटेन है, तो डेफिनेटली इनका कुछ स्वपरिस्थितिकी होगा ना, कुछ एडेप्टेशन होगा। और ये एडेप्टेशन इनका क्या है कि इनका सेक्स डिटर्मिनेशन जाइगोट के बनने से नहीं होता है, अंडे के सेने के तापमान से तय होता है। एक इनका एडेप्टेशन है, एक इनका तरीका है। शायद इसीलिए संभवतः ये इतने करोड़ों सालों से जीवित रह पाए। क्लियर है? सेम चीज का जी, सेम चीज। हाँ, अभी बताते हैं ये वाला भी पॉइंट। कछुआ भी करोड़ों सालों से जीवित है ना? शायद ये प्रक्रिया भी उसको विभिन्न जो पृथ्वी के तापमान का उथल पुथल है उससे बचाने में मदद किया है ना? तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? स्वपरिस्थिति का एक उदाहरण हो गया। तो यहां पर अधिकांश प्रजातियों में लिंग का निर्धारण निषेचन यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान किया जाता है। हालांकि अधिकांश कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छों का लिंग निषेचन के बाद निर्धारित होता है, मतलब जाइगोट बनता है, एग फॉर्मेशन होता है। जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस तरीके से इनका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये क्या है? स्वपरिस्थिति की है, एक अलग तरह का इनका अपना व्यवहार है जो बाकी के जीव जंतुओं से डिफरेंट है। और शायद यही कारण है कि ये सबसे प्राचीन या इन्हीं को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। बाकी आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्रोकोडाइल है, देखने में दोनों का साइज बराबर लग रहा है, लेकिन ये बड़ा होता है, ये अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका जो ये सामने जो जबड़ा है ये वी आकार का होता है, कुछ ऐसा, और ये यू आकार का होता है। क्लियर है? वी आकार का होने के कारण ये खींचता ज्यादा जोर से है, मतलब इसके जबड़े की ताकत ज्यादा होती है इसकी, क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की। और ये यू आकार का होने के कारण ये खींचने के लिए नहीं बना है, ये काटने के लिए बना है ना? काटने के लिए मतलब जो भी मिल जाता है उसको, भोजन को अच्छे से कुतर उतर करके अपना खा लेता है। ये ज्यादा एग्रेसिव होता है, ये अटैक नहीं कर, ये अटैक करता है। ये जनरली अटैक नहीं करते अनटिल अनलेस इनको प्रोवोक नहीं किया जाए, है ना? अब ऐसा नहीं कि घड़ियाल के बगल में खड़े हो गए और अटैक तो नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं, है ना? लेकिन मतलब आगे व्यवहार, मतलब आपको कुछ कुछ बता रहे हैं यूपीएससी। अगर कहीं घड़ियाल किसी कारण से न्यूज में हुआ, जैसे कि इनकी संख्या लगातार डिक्लाइन हो रही है, अभी करंट अफेयर्स में चर्चा हो रही थी, है ना? तो मुझे लगा कि क्यों ना उदाहरण ही लेना है तो घड़ियाल ही का उदाहरण ले, इसी बहाने घड़ियाल को लेकर के थोड़ी समझ बढ़ेगी कि इनकी संख्या लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो एक प्रकार से ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर ये है कि करोड़ों सालों से अगर ये सर्वाइव किए हैं और आज सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन पे अगर संकट है तो बाकी के जीवों के लिए और भी संकट गहरा होगा। तो आगे चर्चा करेंगे। अभी कुल मिलाकर के एक आइडिया स्वपरिस्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इनका एक व्यवहार होगा, एडेप्टेशन होगा। इसी में जैसे आपने कहा टर्टल के बारे में, कछुए के बारे में कहा था ना आपने, ये भी है ना पृथ्वी पे सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है। इसका भी व्यवहार सेम है। अधिकतर कछुए यही व्यवहार करते हैं। इनके जो अंडे हैं, जब वो इनको वो बालू में गाड़ देता है, तो अगर तापमान ज्यादा होता है तो फीमेल्स की संख्या बढ़ जाती है। तापमान 27 और 31 ऐसा कुछ लिखा होगा, ये रहा 27 और 31 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर अंडे सेई जाते हैं, मतलब उनको अगर गर्माहट मिलती है, तो मेल मेंबर्स की संख्या ज्यादा होती है। और वही तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो फीमेल्स की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगी। तो आने वाले समय पे अगर मान लेते हैं, हमने देखा ऋषिकुल्या रिवर, और ऋषिकुल्या नदी में ओलिव रिडले नाम का टर्टल है, ध्यान है जी? ओलिव, ये वाला, विभिन्न प्रकार के सब सी टर्टल्स हैं। कछुआ और टर्टल में अंतर क्या होता है मालूम है? टर्टल पानी में रहता है और कछुआ मुख्यतः जमीन पे रहता है। मतलब कछुआ पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, लेकिन टर्टल पानी में रहते हैं। इनका पैर नहीं होता है, ये तैरने वाले होते हैं। और कछुआ जो देखेंगे ना चलने वाला होता है, आप देखिएगा उसका पैर होता है, वो उससे तैर भी लेता है, उससे चल भी लेता है। ये अंतर दोनों के बीच में होता है, आगे चर्चा होगी। तो टर्टल अगर कह रहे हैं मतलब पानी की बात हो रही, क्लियर है? और कछुआ कह रहे हैं इसका मतलब है जमीन पे वाली की बात हो रही, जो जमीन पे ज्यादा रहना पसंद करता है। तो यहाँ टर्टल्स की बात कर रहे हैं जो कि पानी में ज्यादा रहना पसंद करता है। उसमें से एक ओलिव रिडले टर्टल के बारे में आपसे चर्चा हुई थी,
ऋषिकुल्या नदी के साइड पे आकर के वो अंडे देते हैं, उन अंडों को जमीन में गाड़ देते हैं, मतलब बालू में गाड़ देते हैं। तो क्या वैश्विक तापमान बढ़ रहा है? और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो मेल फीमेल की संख्या में बैलेंस गड़बड़ होगा, है ना? तो आने वाले समय में एक संकट की स्थिति हो सकती है। या तो कोई नई जगह का ये चुनाव करेंगे, और अगर इसी जगह पे करेंगे तो अपेक्षाकृत स्क्यूड डेवलपमेंट होगा। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है, मतलब कुल मिलाकर के तो यूपीएससी आपके सामने ये बात रखे कि वैश्विक तापमान के बढ़ने से, है ना, वैश्विक तापमान के बढ़ने से अपेक्षाकृत टर्टल्स में मादा मेंबर्स की जगह मेल मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, तो स्टेटमेंट गलत होगा। समझ गए? मेल मेंबर्स की जगह फीमेल मेंबर्स की संख्या ज्यादा बढ़े, है ना? ज्यादा बेहतर सेक्स रेशियो, है ना? है ना? जो मानव में है उसका जस्ट अपोजिट होगा, वो बेचारे मेल मेंबर जो होंगे उनकी संख्या बढ़ नहीं रही होगी। तो कुल मिलाकर के पॉइंट समझ में आ रहा है ना? नेचर जो है वो कैसे आगे बढ़ा रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर के 2-3 जानवरों या 2-3 जो है सरीसृप के बारे में एक समझ आपकी बढ़ी कि इनकी स्व परिस्थिति क्या है, इनका अपना एक यूनिक एडेप्टेशन है ना? एडेप्टेशन क्या है कि उसका फर्टिलाइजेशन के उस पूरे प्रोसेस में मेल और फीमेल मेंबर्स जाइगोट फॉर्मेशन के समय तय नहीं होते हैं। अंडों के तापमान जिस तापमान पे उससे ही जा रहे हैं उससे उनका जो है लिंग तय होता है या उनका जेंडर तय होता है। क्लियर है? बढ़िया, आगे स्व परिस्थिति की समझ में आ रहा है ना? उस पार्टिकुलर कम्युनिटी का या पार्टिकुलर स्पीसीज का एडेप्टेशन, है ना, उसका व्यवहार, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्व परिस्थिति। एक और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण मानव का भी ले लेते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से भी थोड़ा सा, ताकि है ना उसको समझ में। देखिए, हम मैदानी इलाकों में, जैसे हम मैदानी इलाकों में रहने के अभ्यस्त हैं, तो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं हम, तो हेमोग्लोबिन होता है ना हमारे शरीर में, है ना? हेमोग्लोबिन होता है, बैठिए बैठिए, हेमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है ना? और हेमोग्लोबिन का मतलब है वो रेड रेड कलर का पिगमेंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर आरबीसी की मात्रा ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन की भी मात्रा ज्यादा होगी, है ना? और हेमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे होंगे, कुछ इस तरह से, और शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन प्रभावी रूप से पहुंच रहा हो। क्लियर है? जब हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाते हैं, तो वायु का घनत्व तो बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। यानी कि हम खूब सारा वायु लेंगे तो थोड़ा सा ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि घनत्व तो कम है ना, तो सब फैला हुआ है। तो अगर मान लेते हैं हमने बहुत गहरी सांस ली, तो जितना ऑक्सीजन हमने नॉर्मली मैदान में लिया ऐसे, उतना इसके लिए बहुत मेहनत करना, तब जाके उतना ऑक्सीजन पहुंचेगा। कुल मिला के मतलब ये हो गया ना, समझ गए ना? ये स्थिति है। अब मान लेते हैं आप 15 मिनट ऐसे गहरा गहरा सांस लेके देखें, थक जाएंगे। 15 मिनट, 10-15 मिनट गहरा गहरा सांस ले, ऐसे करते रहे, 15 मिनट के बाद हांफने लगेंगे जी। आप अपने बारे में सोचे क्या होगा, है कि नहीं? एक आध बार टेस्टिंग करिएगा, जैसे जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको भारत दर्शन कराया जाएगा, और भारत दर्शन में लेह लद्दाख सामरिक जगहों पे जरूर दिखाया जाता है कि देखो ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, हम ये काम कर रहे हैं, ये सब दिखाया जाएगा आपको। दिखाया जाएगा ना तो आप खारदुंगला क्रॉस करेंगे, चांगला क्रॉस करें, तो वहां कहेंगे जरूर एक आध घंटे रुकते हैं यहाँ पर। अगर रुक गए तो इसका मतलब है सब ठीक है, और नहीं रुक पा रहे हैं तो ये नहीं कि वहां पर अपने आप को नहीं रुक के दिखाऊंगा, है ना, ये सब नहीं। नीचे आने के बाद फिर खूब मेहनत करिएगा। हम गहरी गहरी सांस कब लेते हैं? जब हम दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आपको अपनी क्षमता पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाना है तो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जब हम सांस लेते हैं ना दौड़ते समय, तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर दौड़ गए, और मतलब मुंह से सांस लें, नाक से ही सांस ले रहे हैं, इसका मतलब मामला ठीक है। और अब 2-3 किलोमीटर में ऐसे ऐसे से कर रहे हैं, मतलब मामला गड़बड़ है, ऐसे समझ लीजिए, है ना? पॉइंट देख लेते हैं, मामला क्या है ना, इसको समझते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? स्व परिस्थिति की, हमारा एडेप्टेशन उस पर्यावरण के साथ, है ना? तो कछुआ मगरमच्छ में तो अपना आइडिया खोज लिया कि कैसे लंबे समय तक जीवित रहा जा सकता है, कैसे सर्वाइवल संभव है, टेम्परेचर बढ़े या कम हो, है ना, उस पूरी प्रक्रिया में हम कैसे अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। इन्होंने ये सीख लिया। यानी कि वो जो बच्चा है जब वो बाहर आता है तो उसको मालूम होता है कि यार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, या उस एडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है।
इस तरीके से उन्होंने अपने लंबे समय तक इन्होंने अपने आप को सरवाइव किया। अब हम है, मान लेते हैं कि हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो अपेक्षाकृत जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, उनमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस जलवायु के अनुसार उनका एडेप्टेशन है कि अगर उनमें आरबीसी की मात्रा, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई तो उसका कुल मतलब क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत होने वाली। शरीर के विभिन्न अंगों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ये संकट की स्थिति होगी कि नहीं, है ना? इसलिए इसको क्या कहा गया? स्वपरिस्थितिकी। हम सेम मानव हैं, लेकिन एक पर्वत पे है और एक मैदान पे है, दोनों में आरबीसी और हेमोग्लोबिन का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ एडप्ट करना है। सेम अमाउंट में मैदानी इलाकों की तरह जैसे आरबीसी है या हेमोग्लोबिन की मात्रा है, उसके साथ साथ चांगला, खारदुंगला या 5-5.5 मीटर की हाइट पे सरवाइव करना मुश्किल काम होगा। तो हमारा बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? मतलब स्वपरिस्थिति की एडजस्टमेंट क्या होगा कि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हेमोग्लोबिन। और वो किसमें होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। तो क्या किया जाए? रेड ब्लड सेल की मात्रा को ज्यादा बढ़ा लिया जाए। इसका मतलब है जब भी हम पर्वतीय इलाकों में जाते हैं तो यही हमको कहा जाता है कि आप धीरे धीरे करके पर्वतों पे चढ़ाई करें, अपने बॉडी को एक्युमुलेटाइज करें, उसको समय दें कि उसको ये समझ में आ जाए कि आप ऊंचाई वाले इलाकों में हैं, कम आरबीसी से काम नहीं चलेगा। तो बॉडी ज्यादा मेहनत करना शुरू करेगा और हेमोग्लोबिन और आरबीसी की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये क्या है? एडजस्टमेंट्स है। हमने एडजस्ट कर लिया तो हम सरवाइव कर गए। जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, एक्सटेंशन होगा। इसी को स्वपरिस्थिति के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? एक्सटेंशन वाले कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगा ये, कि जो एडजस्ट करना सीख जाएगा, है ना, वो तो सरवाइव करेगा। और जो उस पार्टिकुलर जलवायु, तापमान बदलाव, जो भी ABCD XYZ परिस्थिति में हो रहा है, अगर उस बदलाव के साथ अपने आप को नहीं बदल पाया तो वो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? तो स्वपरिस्थिति का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस जीव के सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है उसके प्रजनन की दर ज्यादा हो, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है जलवायु का, उसमें उस परिवर्तन के साथ अगर परिवर्तन न कर पाए, चेंजेस ना ला पाए अपने अंदर, तो डेथ रेट भी अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्सटेंशन इवेंट की तरफ वो पार्टिकुलर स्पीसीज बढ़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे जीव जंतु गुजर रहे हैं। क्यों? स्वपरिस्थिति की मेंटेन उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ नहीं कर पा रहे, तभी ऐसा होगा। बहुत सारे अन्य कारण होंगे, हैबिटेट लॉस, बहुत सारा कारण अन्य भी होगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाएंगे वो भी एक मूल कारण में हो सकता है। आगे चर्चा होगी। तो स्वपरिस्थिति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बढ़ूं आगे? 2-3 इसी माध्यम से टर्टल के बारे में समझ में आया, है ना, एलिगेटर के बारे में समझ में आया, मतलब वही मगरमच्छ और घड़ियाल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हमने समझा। ब्रेक। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा इसको देखते हैं। इसको पढ़िएगा थोड़ा, ये ब्लैक टाइगर, ये भी न्यूज में है, ताकि मतलब इस उदाहरण को भी इस्तेमाल कर सके। हेलो, शुरू करें? चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाला क्या नाम था? नहीं, स्वपरिस्थिति की, है ना, ऑटो इकोलॉजी। मतलब ध्यान रखिएगा, ऑटोक्लॉजी या स्वपरिस्थिति की। एक इंडिविजुअल का व्यवहार क्या है ना, कैसे एडजस्टमेंट्स कर रहा है। अब इंडिविजुअल की जगह कम्युनिटी ले लेते हैं कि कुछ जीव जंतु हैं, एक ही जीव है, मान लेते हैं ये एलिगेटर अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, उनका व्यवहार क्या है ना। इसका अध्ययन जो हम करते हैं इसको क्या कहते हैं? साइनोक्लॉजी या सम परिस्थिति। इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है। एक कम्युनिटी है जो इस क्षेत्र में निवास कर रही है, उसका व्यवहार क्या है ना, उसके एडजस्टमेंट्स क्या है। जैसे ये 3 स्तर पर देखा जा सकता है, मतलब है ना, कर्चनर ने कॉन्सेप्ट दिया था, किसी परितंत्र में पादप समुदाय का उनके पर्यावरण के साथ संबंध है, उनका अध्ययन, उसका अध्ययन करना, ये एक पक्ष है। अभी ब्लैक टाइगर पढ़ा था आपने? अब
अब उसको रिलेट करेंगे इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ जोड़ करके समझेंगे कि ब्लैक टाइगर एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूज में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है? उड़ीसा में। केवल वहीं पाया जाता है, केवल वहीं पाया जाता है। तो इसी बहाने करंट अफेयर्स का एक जो है जीव भी हम लोगों ने देख लिया और उसको कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ लेंगे। मसला क्या है? सम परिस्थिति का सिंपल मतलब हो गया एक कम्युनिटी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट हुआ है ना, उसको समझना है। इसको तीन स्तर पर देखा जा सकता है। एक तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, जनसंख्या बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम्युनिटी विभिन्न जीव जंतुओं के साथ उसके रिलेशंस क्या है, और परिस्थिति मतलब पूरा इकोसिस्टम, जो भी जीव जंतु ABCD XYZ बायोटिक एबायोटिक जो भी हैं उन सब का सामंजस्य, जैसा भी बताए थे आपको थोड़ी देर पहले इकोसिस्टम का एक उदाहरण देकर के कि एक में भी परिवर्तन होगा तो सब उससे प्रभावित होंगे। तो इसके बारे में बाकियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। सम परिस्थिति का एक एग्जाम्पल साइनोलॉजी का एक उदाहरण लेकर के आपके सामने ये बात रखते हैं कि एक कम्युनिटी का व्यवहार कैसे तय हो रहा है ना। इसमें ये ब्लैक टाइगर का एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। देखिए ब्लैक टाइगर ये है उड़ीसा, है ना, ये उड़ीसा का मैप है। इस उड़ीसा के मैप में सबसे पूरब की तरफ, एक्सट्रीम पूरब की तरफ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्लियर है? बाकी देश के बाकी के भूभागों से थोड़ा कट ऑफ है, थोड़ा सुदूर है, थोड़ा सा पूरब की तरफ अवस्थित है। तो इस नेशनल पार्क में जो बाघ रहे है ना, वो आइसोलेटेड रहे। आइसोलेटेड रहे का मतलब जो इनका ब्रीडिंग हुआ, ये इनका जो जीन पूल था, मान लेते हैं कि 100 बाघ थे, उन्हीं 100 बाघों का जो वंशज चले आ रहे हैं पिछले 200-300 सालों से, वही है। तो इसका मतलब इनका इंटर ब्रीडिंग ज्यादा नहीं हो पाया, बहुत ही लिमिटेड पूल में हुआ। और बहुत लिमिटेड पूल में हुआ तो अगर किसी भी एक पार्टिकुलर टाइगर के जीन में डिफेक्ट हुआ तो डिफेक्ट क्या होगा? जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होगा ऐसा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या नाम है? हम कम्युनिटी या पॉपुलेशन इकोलॉजी समझना चाहते हैं कि सम परिस्थिति की एक पार्टिकुलर कम्युनिटी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसका एडजस्टमेंट कैसे हुआ। तो एक पार्टिकुलर जीन डिफेक्ट ने क्या क्रिएट किया? एक ऐसा बाघ क्रिएट किया जिसपे ये ब्लैक कलर की धारियां ज्यादा हैं, ज्यादा मोटी हैं, है ना। बाघ में क्या होता है? धारियां थोड़ी पतली होती, लेकिन यहां पर धारियां क्या नजर आ रही हैं? मोटी नजर। तो नाम क्या पड़ गया? ब्लैक टाइगर। ये कैसे हुआ? ये कॉन्सेप्ट के पीछे साइनोलॉजी, सम परिस्थिति की ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी आपस में इंटरब्रीड करता रहा और बाहर से कोई नया जीन नहीं आ पाया। तो जो डिफेक्टिव जीन था वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा, और कैरी फॉरवर्ड होता रहा तो जितने भी भाग यहां पर पाए जाते हैं 60% में ये समस्या देखने को मिलती है। क्लियर है? 60% मतलब 60% तक जो इनका धारियां होती हैं वो अपेक्षाकृत मोटी होती है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? सम पॉपुलेशन की आपस में वो जो कम्युनिटी है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो जो जीन पूल लिमिटेड है उस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? एक पार्टिकुलर जीन के डिफेक्ट ने एक विशिष्ट प्रकार के टाइगर का, एक आप कह सकते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार के टाइगर की उत्पत्ति को जन्म दिया, जिसको हमने कहा ब्लैक टाइगर। ये बाघ का कोई नया स्पीसीज नहीं है, जीन डिफेक्ट के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो हम कह सकते हैं परिस्थिति या कम्युनिटी इकोलॉजी कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी आपस में जुड़ा हुआ है, उससे सभी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? उससे सभी प्रभावित हुए। अगर वो जीन डिफेक्ट नहीं होता तो संभवतः सब नॉर्मल होते, जैसे बाकी के अन्य नेशनल पार्क्स में होता है। तो यहां पर एक बात क्या निकल के है, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की, इसके सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर एक उदाहरण ये क्यों लिया? क्योंकि ये अभी न्यूज में था और इसके बारे में यही पता चला कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा मतलब ब्लैक टाइगर के बारे में एक हमने समझ लिया कि ये सम परिस्थिति के कम्युनिटी इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ब्लैक टाइगर का उदाहरण देख लें तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको लिंक कर लें कि अगर मान लेते हैं कि इसका कलर, इसकी धारियां अपेक्षाकृत ब्लैक होती हैं, तो जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार हमारा जो चेहरे का रंग होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, सूरज में यूवी रेडिएशन से ज्यादा होता है, तो इसको पिगमेंटेशन मेलामाइन के कारण ऐसा होता है ना। तो मान लेते हैं जो डार्क पिगमेंट है उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो कलर थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो लोग रहते हैं उसमें मेलामाइन की मात्रा ज्यादा होगी, और जो अपेक्षाकृत फेयर होते हैं, व्हाइट होते हैं, उनमें उसकी मात्रा कम होती है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ये डार्कर कलर का है, अगर ये डार्कर कलर का है तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो त्वचा बालों को गहरा रंग प्रदान करता है ना, जिसको मेलानिस्टिक या मेलामाइन कहा गया, उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी।
तो यूपीएससी अगर आपसे कहता है कि मेलानिस्टिक या मेलामाइन की मात्रा ब्लैक टाइगर्स में अपेक्षाकृत ज्यादा होती तो स्टेटमेंट ठीक होगा, और देश के बाकी जो बाघ होंगे उसमें इनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी तो स्टेटमेंट ठीक होगा। क्लियर है? और ये जो ब्लैक टाइगर है ये टाइगर का एक नया स्पीसीज है, स्टेटमेंट गलत हो, डिफेक्ट के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है जिसको सुंदरवन के डेल्टा में कहा जाता है, ये उसी वही स्पीसीज है। अंतर मात्र क्या है, एक मेलामाइन, या आप कह सकते हैं कि ये वो जीन डिफेक्ट है ना, ये वो जीन है ट्रांसमेम्ब्रेन एनीपोटेज क्यू, है ना। इस पूरी प्रक्रिया में इस जीन के उत्परिवर्तन या बदलाव के कारण, मतलब पिगमेंटेशन की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसका कलर ब्लैक हो गया। और एक ब्लैक हुआ तो सब ब्लैक हो गए। क्यों? क्योंकि जीन पूल लिमिटेड था। और लंबे समय तक, एक दिनों में नहीं हुआ है, 200, 250, 300 सालों में ये जो आइसोलेटेड रहे बाघ, उस पूरी प्रक्रिया में ये जीन लगभग सबने कैरी किया। और सबने कैरी किया तो इस क्षेत्र में अधिकतर बाघ क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। इसी को कहा गया ब्लैक टाइगर। क्लियर हो गया? तो क्या पॉपुलेशन इकोलॉजी या पॉपुलेशन में क्या कम्युनिटी एक दूसरे को प्रभावित करता है, क्या एक दूसरे से प्रभावित होंगे, इसका भी अध्ययन करना है। इसी को या इसी कॉन्सेप्ट को हमने साइनोलॉजी या संपरिस्थितिकी कहा। उदाहरण समझ लिए। अब आगे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर यही होगा कि कोई भी एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, वो अगर हेल्दी परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि जीन में कोई डिफेक्ट्स नहीं है। और अगर कहीं पर कुछ संकट की स्थिति होगी, इसका मतलब है कि जीन पूल लिमिटेड है और उसमें डिफेक्ट्स है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डार्क कलर के हो गए तो भूख कम लगती होगी, खाना कम खाते होंगे, शिकार कम करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, बस अपेक्षाकृत मेलामाइन की मात्रा ज्यादा होगी। जी हाँ, उसमें भी होगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी इनका व्यवहार तय होगा। जैसे मान लेते हैं, अगर एक वही उदाहरण देते हैं जो आपको पहले उदाहरण दिए हैं, कोई नया नहीं दे रहे हैं ताकि आगे बढ़ पाए। क्या हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में चर्चा किया था, है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी पेड़ के बारे में चर्चा करते समय आपको बताए थे कि बीजों का अंकुरण कहां होगा, पेड़ों पे होगा। यानी कि एक पेड़ दूसरे पेड़ पे निर्भर है कि नहीं, उसके बिना, मतलब केवल वो बीज ही नहीं प्रदान कर रहा है, उसको जगह भी दे रहा है, उसके बिना उसका अंकुरण संभव नहीं है। इसका मतलब है शुरुआत में जब उसका अंकुरण होता है तो उसको रिसोर्स कहां से, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कौन करता है, वो पेड़ करता है। कब तक करता है, जब तक उसकी जड़ें नीचे न पहुंच जाए। ये भी क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है। यानी कि वो जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप एक पेड़ को काटते हैं तो इसका मतलब है कितनी सारी संभावनाओं को आप कट कर देंगे। केवल एक पेड़ ही नहीं खत्म होगा, उसके साथ साथ जो बीज का अंकुरण उस पे होता, जो पेड़ पौधे या जो मैनग्रोव्स उसके साथ ग्रो करते, वो सब उसके साथ डिक्लाइन कर जाएंगे। ये भी क्या है, पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोलॉजी, एक दूसरे पे निर्भर है। एक और उदाहरण दे पेड़ का, जायंट सिकोआ ध्यान है, उसकी जड़ें बहुत कम गहरी होती हैं, लेकिन क्या सारी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को गिरने से बचाती है, एक दूसरे पे निर्भर है, कम्युनिटी इकोलॉजी। क्लियर है? जैव विविधता कैसे बढ़ता है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मतलब इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि एक अध्ययन ये भी है कि एक हमने स्वयं परिस्थिति की, एक इंडिविजुअल के बारे में, उसका एडजस्टमेंट क्या है, वो इंडिविजुअल कम्युनिटी के साथ कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी भी हमारी समझ होनी चाहिए। इसमें एक उदाहरण मैंने बाघ वाला इसलिए दिया, बेसिकली बिकॉज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जायंट सिकोआ बताया था, मैनग्रोव्स बताए थे, है ना, तो उसको भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बढ़िया, आगे जी। उसमें मेलामाइन जो होगा उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। नहीं, पिगमेंटेशन का ही तो मसला है ना सारा मामला। कहां पाया जाता है व्हाइट टाइगर? हाँ, रशिया में भी होता है। ठीक है, करेंगे चर्चा आगे, मतलब परेशान नहीं हुए। प्रोजेक्ट टाइगर पूरा एक टॉपिक है, 1972 का प्रोजेक्ट टाइगर, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अभी उसका सेंसस आया है जिसमें टाइगर की संख्या बढ़ी है, तो देखेंगे। सिमलीपाल हो गया क्लियर, नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क भी तो चर्चा करना पड़ेगा ना, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, है ना, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। बफर क्षेत्र होता है, कोर एरिया होता है, पेरिफेरल एरिया होता है, 3 एरियाज में उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, उसका संरक्षण क्या है। तो यहां पर साइनोक्लॉजी या समपरिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट समझे, क्या इंपॉर्टेंट है ये।
एक कम्युनिटी के फंक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा, समझा। चलिए ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, बस 2-3 ऐसे बोलते हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे तेज गति से बढ़ना है। और चींटी के बारे में सोचें, मधुमक्खी के बारे में सोचें, अकेला रह सकता है क्या? चींटी अकेला रह सकता है क्या? है ना, नहीं रह सकता ना। कम्युनिटी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पक्ष, अलग अलग तरीके से सोचें इसके बारे में, है ना। चलिए ये हो गया, और बाकी सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। एक हाइपोथेसिस है, उसको कहा जाता है गाया हाइपोथेसिस, है ना, ये गाया हाइपोथेसिस के नाम से। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन शब्दावली को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि मसला क्या है। गाया हाइपोथेसिस सिंपली इन दो लोगों ने दिया था, जेम्स लवलॉक ने और बाद में लीन मार्गलिस ने इसको डेवलप किया था। इनका कहना क्या था, मतलब इन दोनों का मानना ये था कि जो हमारा पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के पास जो केमिकल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब चीजें क्या हैं, ये समझ लिए कि किसी जीवन की उत्पत्ति के लिए एक केमिकल मिक्सचर है। तो पृथ्वी को ये कह रहे हैं कि अपने आप में एक विशाल जीवित प्राणी है। मतलब इनका मानना यह था कि पृथ्वी अपने आप में एक बहुत विशाल जीवित प्राणी है, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के विकास में एक रोल प्ले करता है। अब इसको ऐसे समझें कि हमने मशरूम देखा था, मशरूम का विकास हो रहा था एक लकड़ी पे, जो कि लकड़ी मृत हो चुका था, टूट चुका था, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर मशरूम ग्रो कर रहा था। तो जो लकड़ी था वो तो जीवित ही था, मतलब वो एक जैविक पदार्थ ही है। तो वैसे ही इनका ये कहना है कि पृथ्वी एक जैविक पदार्थ है, एक बायोटिक पदार्थ है। इस पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को संसाधन मिल रहे हैं, उनकी भूख पूरी हो रही, उनकी जरूरतें पूरी हो रही। क्लियर है? तो ऐसा समझ ले कि एक मातृत्व का भाव का कॉन्सेप्ट है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हम माँ का दूध पीते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि शायद या हम अभी हमसे कहा जाए कि क्या हमने वो पोषण लिया था, तो हमको उसका अनुभव का एक मतलब क्षणिक भी उसका अनुभव नहीं होगा, उसकी याददाश्त नहीं होगी। लेकिन वो एक मातृत्व का भाव था ना, उसके बिना तो जीवन संभव नहीं था। वैसा कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में दिया कि पृथ्वी एक मात्र की, एक माँ की तरह है ना, ये विभिन्न प्रकार के पोषण से युक्त है, और जितने भी जीव हैं वो इसके बच्चे हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है पृथ्वी, एक जीवित पदार्थ है, और इसके साथ जो जीव जंतु हैं वो लगातार इससे भरण पोषण ग्रहण कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है गाया हाइपोथेसिस। क्लियर है? इन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को प्रूव किया, और गाया जो है वो ग्रीक गॉडेस है, मदर ऑफ ऑल लाइफ। जैसे माँ है ना, उनको आपसे कुछ चाहिए थोड़ी ना होता है, आप कितने भी कुछ भी चीज चाहिए हो आप उनसे मांगिए, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करती है ना। तो कुछ वैसा समझ लिया कि इन्होंने पृथ्वी को माँ की तरह ट्रीट किया, उसके साथ कहा कि बाकी के जीव जो हैं उनके बच्चे हैं, और लगातार उनसे भोजन या उनसे पोषण ग्रहण कर रहे हैं। हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं गया है पृथ्वी से सत्य भी सिद्ध होता है। अगर तापमान बेहतर नहीं होता पृथ्वी को तो जीवन संभव नहीं था, ऑक्सीजन नहीं होता तो जीवन संभव नहीं था। ध्यान है आपको, नाइट्रोजन प्रोटीन का आधार है, एमिनो एसिड, उसके बिना मसल्स नहीं बन सकते थे, है ना, जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। और पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन प्रकृति डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता था, तो एक जीव आ गया स्यूडोमोनास, जो कि उस नाइट्रोजन को मृदा में पहुंचाना शुरू किया, मृदा से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से अलग अलग फूड चेन, फूड वेब के माध्यम से हम तक। तो जब ये सारी श्रृंखलाओं को देखते हैं तो गाया हाइपोथेसिस तो सत्य ही सिद्ध नजर आता है। लगता है कि इस बात में तो तार्किक रूप से सत्यता है। यही कॉन्सेप्ट है गाया हाइपोथेसिस। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी एक जटिल जीवित इकाई, एक जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक जीवित इकाई के रूप में कार्य कर रही है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसके तहत माना जाता है कि जीवन का अस्तित्व मुख्यतः प्रजातियों और उनके अजैविक परिवेश के मध्य स्वनियमित परस्पर संबंधों पर निर्भर होता है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्वविनियमित, सेल्फ रेगुलेशन, है ना। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हर क्षण ले रहे हैं ना, क्या अजैविक पदार्थ है ना ऑक्सीजन, है ना, जैविक की जगह अजैविक पदार्थ है। अब ये अजैविक पदार्थ का लगातार सप्लाई हम तक बना हुआ है, अगर ये ना बना हो तो जीवन संभव नहीं होगा। तो क्या है? ये
स्वविनियमित, सेल्फ रेगुलेटरी, लगातार ये बन रहा है, इसकी साइकिल बनी हुई है। तो ये क्या कहा गया कि पृथ्वी एक जीवित, अब मान लेते हैं कि मान लीजिए जो अजैविक है, जो जीवित नहीं है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे करेगा? क्रिएट तो वही करेगा ना जो जीवित है। क्रिएशन कौन करेगा? जो जीवित है। तो ये जो क्रिएशन हो रहा है, लगातार ऑक्सीजन बन रहा है, इसको इन्होंने जस्टिफाई करने का या तार्किक रूप से प्रूफ करने का कोशिश किया कि तभी संभव है जब पृथ्वी के एक लिविंग बीइंग हो, लगातार वो एक जीवंत प्राणी की तरह व्यवहार करे, और उसकी जीवंतता जो भी प्रकृति है, जो भी जीव जंतु हैं, उसको बचाए रखने, उसके भरण पोषण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसी का नाम पड़ गया गाया हाइपोथेसिस। तो पृथ्वी एक बायोस्फीयर है, यही कहते हैं हम, है ना, बायोस्फीयर है जीवन को। बस इन्होंने कहा कि पृथ्वी उसका आधार है, पृथ्वी उन सारे भरण पोषण को कर रहा है, इसी का नाम है गाया हाइपोथेसिस। तो गाया हाइपोथेसिस कभी यूपीएससी आपसे पूछे कि पृथ्वी को एक अजीव प्राणी के रूप में माना जाता है, गाया हाइपोथेसिस में सजीव प्राणी के रूप में। क्लियर है? और गाया का मतलब ये ग्रीक गॉड, मतलब मदर ऑफ ऑल लाइफ। क्लियर है? बस सिंपल गया शब्द का कभी इस्तेमाल करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गाया हाइपोथेसिस क्या है। मतलब थोड़ा सा खिचड़ी हो गया समझ लीजिए ये, है ना, इमोशन का, या है ना, एक जो सांस्कृतिक प्रभाव है जिसमें माँ की जो भूमिका है, उसको हमने पृथ्वी पे निरूपित कर दी, है ना। बढ़े आगे। दो व्यक्ति का नाम बस ध्यान में रखिए, ये नाम तो ऐसे भी नहीं भूलेंगे, लवलॉक, है ना, है ना, तो ऐसे भी नहीं भूलेंगे, लवलॉक ध्यान में रखिए, है ना। और ये लिन है, ठीक है, लव में लीन, ये देखिए। सही है। बढ़े आगे, है ना। बस इतना है, इसमें और कुछ खास अगर होता तो चर्चा करते, बाकी आगे बढ़ते। मतलब एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जोड़ करके इसकी चर्चा की। देखिए, अब थोड़ा सा बस अभी तक जो चर्चा की है स्वपरिस्थिति की अलग अलग चीजें, जैसे आपके सामने घड़ियाल बोले, या घड़ियाल का व्यवहार बताए, कछुए का व्यवहार बताए, या बाघ का व्यवहार बताए, है ना, ये स्वपरिस्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऐसे यूपीएससी क्या करता है कि कुछ जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देगा। जैसे यहां पर देखें, ये जैसे भारतीय हाथियों के संदर्भ में, तो यहां पर भारतीय हाथियों के संदर्भ में क्या कर रहा है कि समूह का नेतृत्व मादा करती है, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह होती है, सामान्यतः 40 वर्ष की आयु होती है, भारत के राज्यों में हाथी की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। अब गलत सही छोड़ दीजिए, करेंगे आगे कभी। मतलब हम जो आपको पॉइंट बताना चाहते हैं, यहां पर इस पार्टिकुलर स्पीसीज के बारे में चर्चा है कि नहीं, और उसके व्यवहार के बारे में चर्चा है कि नहीं, किस क्षेत्र में उसकी संख्या ज्यादा है उसके बारे में, उसका जो गेस्टेशन पीरियड है उसके बारे में, है ना, कब तक उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है उसके बारे में, मतलब कुल मिला के उसके व्यवहार के बारे में ये सवाल है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके एक दो उदाहरण आपको स्वपरिस्थितिकी के संदर्भ में दिए, घड़ियाल का दिया, एलिगेटर का दिया, या कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाघ का दिया, है ना। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी आने वाले समय में ऐसे खूब सारे उदाहरण हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हर क्लास में 5-7 करते रहेंगे, तो 18-20 क्लास में जाते जाते 100-150 एग्जाम्पल हो जाएंगे, और वो 1-1.5 साल के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे किसी एक पार्टिकुलर जीव के व्यवहार के बारे में, या तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से या कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। जैसे यहां देखें, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करें, सिंह पूंछ, मलाबार, सांभर हिरण, उपयुक्त में से कितने आमतौर रात्रिचर होते हैं। ये भी क्या है, व्यवहार है उसका, है ना, ये उसका व्यवहार है। तो व्यवहार के बारे में सवाल पूछा कि रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी ये न्यूज में रहे, आईयूसीएन ने लिस्ट जारी किया होगा, इनके बारे में चर्चा हो रहा होगा उस साल, तो यूपीएससी ने उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा सा सवाल पूछ लिया। तो क्या है, इंडिविजुअल जो स्पीसीज है उसका व्यवहार पूछ रहा है कि नहीं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने जो स्वपरिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट किया है, आने वाले समय में यही एक्सटिंक्शन या नहीं, या कोई जीव ग्रो करेगा या एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ेगा, स्वपरिस्थितिकी या एडजस्टमेंट कारण होगा, वन ऑफ द रीजंस होगा। तो आगे चल के जब हम आईयूसीएन की लिस्ट करेंगे तो स्वपरिस्थितिकी दोबारा आएगा, और कौन कौन से जीव थ्रेटेंड हैं वैश्विक रूप से और भारत के संदर्भ में, उन जीवों के बारे में जब चर्चा होगी तो ऐसे कुछ नाम आएंगे, जैसे इसमें मकाऊ वकाऊ का नाम है ना, या हाथियों का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे जीव के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी ने ऑर्गेनिज्म लेवल पे एक सवाल आपके सामने रखा। करेंगे आगे, सवाल करेंगे।
और सवाल थोड़ा सिलेबस हो जाने दीजिए ना, अभी सवाल बता देंगे तो क्या आनंद आएगा आपको, थोड़ा सा जब पढ़ लेंगे तो इसके बारे में और समझ बढ़ जाएगी तो ज्यादा है ना। जीवों, आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन पे देखें, है ना, पॉपुलेशन के बारे में भी बताए थे ना, पॉपुलेशन कम्युनिटी। जीवों में से निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करें, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फॉर्मेनिफेरा। ऐसे कुछ जीवों के बारे में चर्चा किया और पूछा कि उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। तो अभी जैसे हम जीवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपके सामने एक इकोसिस्टम में फूड चेन का कॉन्सेप्ट बताया कि मान लीजिए कि नीचे हिरण है और ऊपर तक जाकर के बाघ है, यहां पर वही फूड चेन समुद्र के रूप में पूछा है ना, यानी कि सब एक दूसरे से, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट में सब एक दूसरे से जुड़े होंगे ना, तो सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो यूपीएससी ने ऐसे कुछ समुद्र में यहां पर ऐसे कुछ मतलब नाम दिए और कहा कि इस श्रृंखला में कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक मतलब पेड़ पौधे हैं। प्राथमिक उत्पादक का मतलब क्या है, पेड़ पौधे ना, कि जो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण किए और उसके बाद वो, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जो फाइटोप्लैंक्टन है उसके विकास में या फाइटोप्लैंक्टन की भूमिका में। तो यहाँ पर कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायमेटम और फॉर्निफेरा, ये 4 शब्द है। चर्चा नहीं हुआ है लेकिन यही है ना, है ना, इसी में चर्चा होगा ना, फूड चेन में सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे मतलब सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके कौन उत्पादन कर रहा है, यही सवाल है। ऐसे ही जैविक समुदाय, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, सबकी अपनी कुछ भूमिका होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदहारी या डेट्रीवोर है। डेट्रीवोर का मतलब होता है जो चीजें खराब हो जाती हैं उनको खा करके अपना भरण पोषण करता है ना, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम होगा। इसी से केंचुआ विकसित होता है। केंचुआ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को खाता है, खा करके मृदा में उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में एक रोल प्ले करता है। एक ऐसा सवाल पूछेगा। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग समय में जीव जंतुओं पे खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे कम्युनिटी लेवल में उनकी जो भूमिका है। हो सकता है कि इस साल बाघ के ऊपर सवाल पूछ ले कि वो बाघ की क्या भूमिका है, बाघ वैसा क्यों है ना, इसके बारे में आपसे सवाल पूछे। निम्नलिखित समूहों, बताएंगे ना आगे, मछली नहीं है ना, जेलीफिश अलग होता है, अभी रहने दीजिए, बस सवाल सवाल रख रहे हैं आपके सामने ताकि घर जाकर के ना चिंतन करें कि यार ऐसा सवाल आता है ना। निम्नलिखित थोड़ा ट्रिगर करेंगे कि नहीं, है ना, जब सवाल नहीं रखेंगे तो फिर आप सोचेंगे कैसे। निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे पे निर्भर हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक, है ना, मान लेते हैं प्रवाल भित्ति वाला भी है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, है ना, वो सब तो है, लेकिन जूजेंथले इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए, प्रवालों के लिए, तो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ऐसा ही एक सवाल, सिम्बायोटिक मतलब, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है कि प्रकृति में 2 जीव हैं और दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे पे निर्भर होने से दोनों को बेनिफिट हो रहा है, केवल एक को बेनिफिट नहीं हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम सहजीवी संबंध कहेंगे। तो ऐसा यूपीएससी पूछ रहा है, नाइडेरिया, कवक आदि जंतु, इनमें से कौन सा जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है। तीनों में से आपका कॉम्बिनेशन बनाना है कि कौन किसके साथ कॉम्बिनेट, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये भी क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ही सवाल है ना। बस ये सवाल जो है ये कवक या फंगस वाले की तरफ है ना, कि फंगल जो है वो क्या एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उस पे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी पे, ये कम्युनिटी ही है, आपस में एक दूसरे पे निर्भर है, ऐसा एक सवाल पूछा गया। इकोसिस्टम पे, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र में वन विकास सामान्यतः एक या अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका मतलब है कि एक बायोम, एक पार्टिकुलर क्षेत्र है, उसमें पेड़ पौधों का विकास होगा नहीं होगा, अगर होगा तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ मधुमक्खी की भूमिका कौन निभाएगा कुल मिलाकर के, है ना, एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, तो इसमें कुछ जैविक और अजैविक दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, देखेंगे, चर्चा आपसे करेंगे। ऐसे ही बायोम, वर्षा वनों के ऊपर एक सवाल पूछा गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छे से तैयार कर लें
अगर हम अच्छे से तैयार कर लें जीव जंतुओं के इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे, अगर हम उसको अच्छे से तैयार कर लें तो हमारा टॉपिक अपेक्षाकृत आसान हो जाए। अब मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बात बताया। अब इसमें एक बार सोचें कि जब हम जीव जंतुओं के कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे तो लैंड पे करेंगे, जमीन पे, पानी पे, और जमीन और पानी जहां मिल रहे होंगे वहां पर। अब यहां पर जो जीव जंतु होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक प्राइमरी मतलब सूर्य की रोशनी का संश्लेषण कर करके पेड़ पौधे, और उसके बाद, और दूसरा जो बचा हुआ अवशेष है उस पे अपने जीवन का विकास करने वाले। ऐसा इकोसिस्टम विकसित होगा जमीन पे भी और पानी पे भी। तो ऐसा हमको कम्युनिटी जो लिविंग है या जो कम्युनिटी आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका अध्ययन हमको पानी में भी करना पड़ेगा, जमीन पे भी करना पड़ेगा, और जमीन और पानी दोनों मिल रहे हैं वहां भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो मैंने आपके सामने सम परिस्थिति या जो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक जो स्पीसीज का रोल है या कम्युनिटी लेवल पे जो स्पीसीज का रोल है, इसी दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। इसी को बहुत सारे अलग अलग उदाहरण अलग अलग इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने और समझने की जरूरत है। यहीं पर इस चीज को समझने के लिए कि मान लेते हैं कि कोई एक जीव है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है, कुछ और शब्दावली, उसके बाद फिर सीधे टॉपिक पे आएंगे। मान लेते हैं कि कोई एक जीव है, वो जीव की क्षमता क्या है, उसकी संख्या कितनी बढ़ सकती है ना? उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता। अब इसको भी, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से अच्छे से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट की भी जरूरत हमको पड़ेगी। जैविक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइम है और ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और टाइम, ठीक है? ये कैरिंग कैपेसिटी का लाइन है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है संसाधन, जो भी भूख लग रहा है जीव जंतुओं को, उसके लिए जो भी उनके रिसोर्सेज की जरूरत है, उसका मैक्सिमम लिमिट इतना ही उस पार्टिकुलर, जो भी एक पार्टिकुलर जलवायु है, कोई पार्टिकुलर वनस्पति है, कोई पार्टिकुलर इकोसिस्टम है, विश्वत रेखाई वन मान लेते हैं, मॉनसूनी क्षेत्र मान लीजिए, कोई सा भी दुनिया का एक हिस्सा मान लीजिए, उसका एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होगा, है ना? समय के साथ साथ हो सकता है कि जो बायोटिक पोटेंशियल हो, जो क्षमता हो, अगर सारी कंडीशंस ठीक रहे, तापमान ठीक रहे, आर्द्रता ठीक रहे, स्टेबिलिटी रहे, है ना, जलवायु में कोई खास परिवर्तन ना हो, सारी स्थितियां अगर ठीक रहे, तो ऐसी स्थिति में इसका पॉपुलेशन लगातार ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। और कहां तक ग्रो कर सकता है? कैरिंग कैपेसिटी तक कर सकता है। उस पॉइंट के बाद फ्लक्चुएशन होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर बढ़ेगा तो कुछ बीमारियां होंगी, कुछ सूखा होगा, या कुछ खाने पीने की कमी होगी, तो उसकी संख्या उस कैरिंग कैपेसिटी में अपने आप आ जाएगी, है ना? तो हम जैविक क्षमता क्या कहेंगे? मैक्सिमम, है ना, कि एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? जैविक क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। यह संसाधनों की असीमित उपलब्धता और आदर्श पर्यावरणीय दशाओं में किसी आबादी की वृद्धि करने की अधिकतम दर को संदर्भित करता है, कि मैक्सिमम ग्रोथ कितना हो सकता है और कहां तक हो सकता है। तो जैसे हम देखें, ये उसका बायोटिक पोटेंशियल है, तेज गति से ग्रो कर रहा है, क्यों? बाकी सारी दशाएं बेहतर रहे, लेकिन मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? कैरिंग कैपेसिटी तक ही। तो यही कह रहा है, अधिकतम दर को संदर्भित करता है प्रजातियों की गर्भधारण काल की अवधि। अब जरा सोचते हैं इसी पे, कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है, वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगा, है ना? उस तक पहुंचने में उसको समय कितना लगेगा, ये क्या प्रजातियों के गर्भधारण काल की अवधि पर निर्भर करेगा? जिनका अपेक्षाकृत, है ना, कम टाइम लगेगा, उनका ग्रोथ तेज गति से होगा, और जिनका गर्भ धारण करने का अवधि अपेक्षाकृत लंबा होगा, उनको इस कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। सहमत है इस बात से? सेम चीज जीवन काल में बच्चा पैदा करने की संख्या, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हो रहे हैं, उस पे, एक बार जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, इसके साथ साथ जीवित रहने की दर, है ना, ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे? जो जैविक क्षमता है, बायोटिक पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अपेक्षाकृत संख्या ज्यादा है और जीवित रहने की दर भी अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी तक जल्दी पहुंचेंगे। और अगर संख्या ज्यादा है, ऑफस्प्रिंग ज्यादा है, मतलब कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत जो नंबर ऑफ बर्थ रेट है वो अगर अपेक्षाकृत ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट ज्यादा है,
तो इसका मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने में समय लगेगा, है कि नहीं? इन सब चीजों का अध्ययन हम किस लिए करते हैं? इन सब चीजों का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि किसी क्षेत्र में जैव विविधता को लेकर के कुछ चुनौतियां आ रही हैं उसको हम समझ सकें। अगर हमको मालूम है कि एक खरगोश है वो साल में 72 बच्चे देते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर क्षेत्र में खरगोशों की संख्या बढ़नी चाहिए, है ना, और तेज गति से बढ़नी चाहिए। अगर उनकी संख्या बढ़ने की जगह घट रही होगी, इसका मतलब है कि जो बायोटिक पोटेंशियल है वो कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और नहीं पहुंच पा रहा है तो संख्या के कारण, मतलब जो प्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन रेट है उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा होगा, है ना, जीवित रहने की दर के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो। अब इसी को थोड़ा और समझते हैं। मान लेते हैं कि एक खरगोश है, एक पार्टिकुलर जगह है, उसमें केवल खरगोश ही खरगोश है। अब एक साल में खरगोश हो जाते हैं 72, क्लियर है, और ऊपर जो शेर है उसकी संख्या 10 है। ऊपर शेर या बाघ मान लेते हैं, उसकी संख्या 10 है। अगले साल ये हो सकते हैं कि 5 ग्रो कर जाए तो 15 हो जाए, क्लियर है। ये हो सकता है कि 72 होने के बाद अपेक्षाकृत इनकी संख्या बढ़ जाए, है ना। तो क्या बाघों का कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा या जैविक क्षमता ग्रो करने की बढ़ जाएगी? क्यों? नीचे खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत ज्यादा है। कोई भी बीमारी हो जाए खरगोश को, किसी भी प्रकार का एक इस पार्टिकुलर स्पीसीज में बीमारी हो जाए, तो क्या इसकी संख्या 72 से 10 हो सकती है या उससे भी कम हो सकती है? और जैसे ये कम होगा, क्या ये कम होगा? तो एक का कैरिंग कैपेसिटी अगर कम होता है तो दूसरा भी उससे प्रभावित होगा, हो सकता है। और खास करके वहां पर जहां जैव विविधता बहुत कम हो, है ना, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला का जाल ना हो, सिंपल हो, एक जीव उसको खाने वाला ऊपर दूसरा, उसको खाने वाला तीसरा, एक अगर हताहत होगा यानी कि एक की जैविक क्षमता कम हुई तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाए, क्लियर है। तो कई बार हम देखते हैं कि यार बाघों की संख्या कम हो रही है और सारा फोकस बाघ पे होता है, लेकिन हो सकता है कि बाघ पे ना फोकस करके जो नीचे जीव जंतु हो, जो उसके फूड हो, उस पे एक्चुअली में फोकस करने की जरूरत पड़ती, क्लियर है। जैसे अभी कूनो नेशनल पार्क है ना, कूनो नेशनल पार्क है ना, उसमें, और राजस्थान में आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है, और साथ ही साथ बहुत सारे नेशनल पार्क जो हैं वो अरावली के क्षेत्र में भी अवस्थित हैं। उसमें जो बाघ हैं, है ना, उनके भोजन की कमी हुई, और भोजन की कमी होगी तो या तो बाघ को रिलोकेट करिए या तो उनके खाने पीने का व्यवस्था करिए। तो डियर तो उगा नहीं सकते ना कि ऐसे उग जाए, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? देश के अलग अलग हिस्सों से रिलोकेट करना पड़ेगा, किसको? डियर को, उस क्षेत्र में, ताकि बाघ उसका शिकार करें, शिकार करके जो पूरा इकोसिस्टम है बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। तो यहाँ पर डियर पार्क है दिल्ली में, है ना, वसंत कुंज आईआईटी दिल्ली है ना, उसका जो हॉस्टल वाला गेट है उसके सामने एक बड़ा सा पार्क है। उसमें डियर की संख्या बहुत बढ़ गई, है ना, हिरणों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई, तो लोग भोजन वोजन देते हैं, उसी से बेचारा गुजारा चलता था। तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ से कुछ हिरण को निकाल करके राजस्थान भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि वहां पर बाघों के भोजन की व्यवस्था है। या तो वहां से बाघों को निकाल करके कहीं और रिलोकेट करना पड़ता, या तो फिर बाघों को वहां रखते तो उनका, उनके खाने पीने के लिए नंबर ऑफ जो हिरण है उसकी संख्या बढ़ानी पड़ती। दोनों में से एक समाधान तो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है? जैविक क्षमता से, क्लियर है। कहीं पर भी कुछ परिवर्तन होगा तो पूरा का पूरा जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये जो शब्द है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम क्षमता एक पार्टिकुलर स्पीसीज का ग्रो करने का, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। वो मैक्सिमम क्षमता पे कब ग्रो करेगा? जब सारे कंडीशंस क्या होंगे? फेवरेबल होंगे। जैसे मान लेते हैं आपका कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पढ़ने का, वो कब होगा? जब नींद अच्छा पूरा हो और किसी से अननेसेसरी में उलझे ना। अगर किसी से उलझेंगे तो बहुत सारा एनर्जी क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आधा दिमाग तो वहीं लगा रहेगा, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर, निकल गया आधा समय, है कि नहीं। मैक्सिमम क्षमता कैरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इसलिए घोड़े की तरफ फोकस्ड होना पड़ेगा। सीधे क्लास है, चीजों पे फोकस किया, और उसके बाद ये दिनचर्या को बहुत दिनों तक रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजों पे कमांड होगा। यही करना पड़ेगा ना, धैर्य के साथ, संयम के साथ, है ना, लगातार आपको एक पार्टिकुलर दिशा में वर्क करना पड़ेगा। ये यही तो क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, कि कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, उससे प्रभावित नहीं होंगे,
क्योंकि एक ध्येय लेकर के चल रहे हैं कि हमको प्रभावी रूप से सिलेबस पे कमांड करना है। उसके रास्ते में कोई भी बाधा, वो मैं बाधा का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्लियर है? यही करना होता है। तो कहने का मतलब है जैविक क्षमता जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का जीवित रहने की क्षमता है, या आप कह सकते हैं कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कि मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता, है ना? यह संसाधनों की वही है। ये अब इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैविक क्षमता रैबिट ऊपर लिखा हुआ है, खरगोश 72 और ऑफ स्प्रिंग पर ईयर, तो इसका कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है ना? फ्लाइज, है ना, ये जो मक्खियां होती हैं 75 से 100 स्प्रिंग पर ईयर। वेल मछली एक, है ना? स्नेक्स 10 से 30 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर, है ना? तो सबका बायोटिक पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं है? सबका बायोटिक पोटेंशियल अलग अलग है। ये बात क्लियर है? अब यहां पर जरा सोच करके देखें, जिसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाएगा, है ना? अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचते हैं। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं, पहले मैं एक उदाहरण ले लेता हूं जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी न्यूज में, लेंटाना, है ना? लेंटाना का नाम सुने? अच्छा, ये देखें, ऐसा ऐसा पेड़ देखे होंगे, एक ऐसा झाड़ देखे होंगे, है ना? बारिश वारिश के समय में इसमें ऐसा लाल लाल और पीला पीला फूल खिलता है, दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन होता बड़ा बदमाश है ये। क्लियर है? समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा अच्छे से। लेंटाना याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेंटाना क्या है? एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का झाड़ है, ठीक है? मतलब एक प्रकार का फ्लोरा है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है? लेंटाना, है ना? भारत सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशान है, किसी एक पार्टिकुलर पेड़ पौधे से, तो उसका नाम है लेंटाना। क्लियर है? भारत मतलब पूरा भारत, ABCD XYZ, मतलब कोई एक पार्टिकुलर राज्य नहीं कह रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, है ना? हर जगह पे होता है। क्लियर है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोटिक पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं, ये समझाना चाहते हैं, ठीक है? जैविक क्षमता। तो ये जो प्लांट है, अगर कहीं पर हो गया गलती से भी, मतलब कहीं पहुंच गया ये गलती से भी, तो बाकी सबका सफाया कर देगा, बाकी सबकी जगह धीरे धीरे करके रिप्लेस कर देगा। दो काम करता है, एक तो केमिकल रिलीज करता है दूसरों को मारने के लिए, मतलब पॉइजन रिलीज करता है कि दूसरे ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर है? तो धीरे धीरे करके जो जमीन होता है वो अन्य जैव विविधता से खत्म हो जाता है। दूसरा, इसका ग्रोथ बहुत तेज गति से होता है, सूखा हो, बारिश हो, कैसा भी हो, इसका सर्वाइवल ज्यादा होता है कि जड़ें गहरी होती है। दूसरा, इसके जो बीज होते हैं ना, बीज वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। तो जब इसका फूल सूखता है ना, तो थोड़ा सा भी हवा चला ना तो दूर तक चला जाता है, फैल जाता है, तो अपना एरिया एक्सपेंड करता रहता है। क्यों? क्योंकि बीजों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है। सूखने के बाद हल्की भी हवा चली, थोड़ी भी हवा चली, तो एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड कर जाएगा तो लगातार एक्सपेंड करेगा। आज यहां है, थोड़ी हवा चली तो कल वहां पहुंच जाएगा, फिर वहां ग्रो किया, अगले साल आगे चला गया, फिर अगले साल आगे चला गया। बाकी के बीज, भारत में अधिकतर जो बीज होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, तो वो बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाते, तो बेचारे सीमित रह जाते हैं। और ये क्या क्या करता है? एरिया को अपना कैप्चर करता रहता है, तेज गति से एक्सपेंड करता है। और जहां भी एक्सपेंड करता है बाकी को ग्रो करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइजन रिलीज करता है। तो जो भी खेती का फसल होगा या खेतों के आसपास अगर ये होगा, तो क्या खेती के पैदावार को कम करेगा? इसलिए कहा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा है? लेंटाना, पैदावार को कम कर देता है। दूसरा, किसान के लिए बड़ी समस्या है इसको साफ कर पाना। क्यों? क्योंकि लगातार एक्सपेंड करता है। आप इसको काटने भी जाएंगे ना, तब भी इसका बीज कुछ नीचे गिर जाएगा। तो आज साफ कर दिए हैं, फिर उगाएगा, फिर साफ करेंगे, फिर उगाएगा, फिर साफ करेंगे, फिर उगाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है केवल काटने मात्र से इसका समाधान नहीं हो सकता है, उस पूरे सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वहां से क्लीन हो सकता है, जो कि मुश्किल काम है, जो कि खर्चीला काम है। इसको साथ पाना एक छोटे किसान के लिए मुश्किल काम है, इसलिए जल्दी से किसी क्षेत्र में पहुंच जाता है तो क्लियर नहीं होता है। अब भारत के लिए एक बड़ी समस्या है लेंटाना, इन्वेजिव स्पीसीज।
क्या इसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है? जैविक क्षमता तेजी से प्रोपोगेट करता है, क्यों? बीजों का आकार छोटा है और बीजों की संख्या ज्यादा है। ये दोनों स्थितियां बाकी अन्य भारत के पौधों की तुलना में इसको ज्यादा तेजी से ग्रो कराने और एक्सपेंशन में मदद करती है। तो इसकी जैविक क्षमता ज्यादा हुई कि कम हुई? ज्यादा हुई। तो लेंटाना या कोई भी इन्वेजिव स्पीसीज है, जैसे लेंटाना इन्वेजिव, इन्वेजिव मतलब है उस क्षेत्र विशेष में नहीं पाया जाता है, इसको सजाने वाले पौधे के रूप में भारत में लाया गया था। अब देखिए कितना सज गया है सब जगह, है ना? तो आज भी आप गूगल करेंगे ना लेंटाना प्लांट, तो लोग आपको 400-500 रुपए में इसको बेच देंगे। और कहीं जाएंगे ना ऐसे इधर उधर, कहीं भी काट करके लाके ऐसे भी रख देंगे ना, ये खुद ही ग्रो कर जाएगा। लेकिन इसके छोटे छोटे फूल होते हैं तो देखने में सुंदर लगता है, तो लोग इसको लगा देते हैं। और जल्दी से ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है, तो किसी क्षेत्र को जल्दी हरा भरा कर देता है। लेकिन रिसोर्स के साथ कंपीट करता है, अन्य चीजों को नहीं होने देता है, जैव विविधता का ह्रास करता है, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइजन रिलीज करता है। क्लियर है? तो ऐसे में खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो संकट हो गया ना, ये चैलेंज हो गया। तो यहां पर लेंटाना नाम ध्यान रह गया, इन्वेजिव स्पीसीज है, इसकी जैविक क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा है। भारत में इसको इसको एक तो इसकी पूरी जड़ को नीचे से निकालना पड़ेगा, सबसे पहला चीज। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा रह जाएगा तो फिर अगली बारिश में हो जाएगा घास की तरह। क्लियर है? और दूसरा जी, पता चला कि वो कोई अन्य समस्या को जन्म दे दिया, है ना? आगे चर्चा करेंगे, मतलब इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ जैविक क्षमता बता रहे थे। तो कोई भी इन्वेजिव स्पीसीज है, वो आसपास के जो लोकल प्लांट्स हैं, फ्लोरा और फौना है, उसकी तुलना में अगर ज्यादा तेज गति से ग्रो करेगा तो क्या उसकी जैविक क्षमता ज्यादा होगी? मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। क्लियर है? तो कोई भी इन्वेजिव स्पीसीज तेज गति से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उसकी जैविक क्षमता वहां के लोकल वेराइटी से अपेक्षाकृत ज्यादा है। ये बताना चाहते हैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से। क्लियर हो गया? तो एक लेंटाना शब्द ध्यान में रहेगा। गूगल करके लेंटाना के बारे में पढ़िए कि ऐसा कोई भी महीना नहीं है जिस बार लेंटाना के बारे में चर्चा नहीं होता। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, उसने अभी कम से कम 8-10 पन्नों का एक पूरा आर्टिकल लिखा लेंटाना पे, है ना, कि वो ट्राइबल कम्युनिटी तक पहुंच गया है ना, देश के जंगलों के अंदर अंदर तक पहुंच गया। तो उसके लिए तो और संकट की स्थिति है, क्योंकि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, संसाधन और कम हो जाएंगे। तो यहां पर लेंटाना के बारे में यही लिखा हुआ है, प्रोलिफिक सीड प्रोड्यूसर है, 12,000 फ्रूट पर प्लांट, मतलब उतने बीज पैदा कर देता है। और जो भी जीव जंतु हैं अगर इसके फल को खा भी लेते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से बड़े आराम से क्रॉस कर जाता है, क्योंकि बहुत बारीक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी चिड़िया है कहीं जाकर के पॉटी कर दिया, उगा है वहां पर, तो इसका एक्सपेंशन भी तेज गति से होगा। और बाकी काम हवा कर देता है, बहुत बारीक है तो पवने उसको दूर दूर तक एक्सपेंड करते हैं। क्लियर हो गया? तो लेंटाना का बायोटिक पोटेंशियल जनरली भारत में पाए जाने वाले फ्लोरा की तुलना में ज्यादा है, तभी अपेक्षाकृत तेज गति से ग्रो करता है। अब ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि जो जैविक पोटेंशियल है ना, संतानों की संख्या का अधिकतम प्रजनन, है ना, बायोटिक पोटेंशियल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ सर्वाइवल रेट भी होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, वही मनुष्य और कुत्ता वाला। तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार कुत्ते के साथ मनुष्य का कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, ये कि डॉग के साथ एक इंसान का। यहाँ पर बायोटिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चर्चा कर रहे हैं वो है मेन ऑफ स्प्रिंग, कि एक जो डॉग है उससे 6 से 8 प्रजनन हो रहा है पर ईयर, और एक इंसान 1, मतलब 1। तो ऐसी स्थिति में बायोटिक पोटेंशियल तो कुत्ते की ज्यादा है ना। पूरी दुनिया में कुत्ते ही कुत्ते हो जाने चाहिए? नहीं, बायोटिक पोटेंशियल इंसान थोड़ी ना होना चाहिए, नहीं, बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान है। रीजन क्या है? बायोटिक पोटेंशियल के साथ साथ जीवित रहने की क्षमता। कभी अभी आप एक डॉग को देखें, अगर उसके 6 ऑफस्प्रिंग्स हैं तो हार्डली 2 या 3 सर्वाइव करते हैं और बाकी गुजर जाते हैं। डेथ रेट अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। और कुत्ता 6-7 साल जीता है, हम 80-90 साल तक जीते हैं। क्लियर है? तो संख्या तो हमारी बढ़ेगी नहीं। तो पॉइंट ये है, मतलब जो बताना चाहते हैं कि जो बायोटिक पोटेंशियल है, अगर यूपीएससी ये कहता है कि जिस भी जीव का बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी संख्या भी सर्वाधिक होगी, क्या स्टेटमेंट ठीक है ना? जिसकी जैविक क्षमता ज्यादा है उसकी संख्या भी सर्वाधिक होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट कार्य करेगा? नहीं,
है ना। इसके कार्य करने के लिए क्या संसाधनों का होना जरूरी है ना। डॉग का एग्जाम्पल इसलिए कि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन उसकी संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा नहीं है। मनुष्य का बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता कम है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता कम है, लेकिन मनुष्य का जनसंख्या अपेक्षाकृत डॉग्स की तुलना में या अन्य जो भी जीव हैं खरगोश की तुलना में ज्यादा है। रीजन केवल बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है फर्टिलिटी ही नहीं, है ना, सर्वाइवल का रेट भी, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्लियर है। तो यूपीएससी ये कहेगा कि जिसकी जैविक क्षमता ज्यादा होगी उसका प्रजनन दर ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। जिसकी जैविक क्षमता ज्यादा होगी उसका प्रजनन दर ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन कहे कि जिसका जैविक क्षमता ज्यादा है उसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक होगी, ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि सही हो, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट वही है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि एक पॉपुलेशन है, एक पार्टिकुलर टाइम है, मैक्सिमम कितना उसका पॉपुलेशन जा सकता है, तो उसका कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा इकोसिस्टम का। अगर इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो कैरिंग कैपेसिटी का लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और अगर वो जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो जाए, पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, कुछ अन्य प्रकार की संकट की स्थिति हो जाए, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। होगा तो कैरिंग कैपेसिटी फ्लक्चुएट करता रहेगा। किसी भी बायोम का, किसी भी इकोसिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी फ्लक्चुएट कर सकता है, और उसके फ्लक्चुएशन के साथ साथ क्या जनसंख्या में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। क्लियर है, ऐसा तो होगा ही होगा। तो यहां पर यही है कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, या किसी क्षेत्र के संसाधनों का अत्यधिक क्षरण या नवीनीकरण हुए बिना किसी प्रजाति के जो भी अधिकतम संख्या को अनिश्चित काल तक बनाए रखने की उस क्षेत्र की वहन क्षमता को संदर्भित करता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना हो सकता है। तो यहां उसी को बताया गया है। मान लेते हैं ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये कैरिंग कैपेसिटी यहां पर अगर है तो अचानक से पॉपुलेशन ओवरशूट किया, इसकी क्षमता से ज्यादा जनसंख्या हो गया, तो क्या हुआ, या तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़े या तो जनसंख्या कम हो। अगर कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा तो जनसंख्या में क्या होगा, कमी आएगा, और फिर ये जनसंख्या क्या करेगा, इसी कैरिंग कैपेसिटी के आसपास फ्लक्चुएट करता रहे। क्लियर है। अब यहां पर इसी को देखते हैं कि मान लेते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, मतलब जो जंगल है, मान लेते हैं कि अमेजन का फॉरेस्ट है, उसमें बार बार आग लगाते रहें तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी ना। कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि पहले इतने जीव जंतु को जो सपोर्ट कर सकता था अब इतना। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि क्या ओवरऑल जनसंख्या में कमी आएगी। जैव विविधता, नंबर ऑफ जीव में हो सकता है कमी ना आए, लेकिन संख्या में तो डेफिनेटली कमी आएगी। क्लियर है। अब इसको समझें कि क्यों जंगलों को बचा करके रखना जरूरी है, क्यों उसका डिग्रेडेशन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हम हमेशा क्या ध्यान रखते हैं, एक जंगल हेल्दी अवस्था में रहे, उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास करता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वनीकरण, है ना, जंगलों में विभिन्न प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं। कोर एरिया का कॉन्सेप्ट, कोर एरिया का मतलब है कि जंगल का सबसे सघन इलाका, वो इलाका जो मनुष्य के हस्तक्षेप से अत्यंत दूर है, उस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होनी चाहिए, है ना, उसको बचा के रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसका कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। उस कोर एरिया में अगर मानव का हस्तक्षेप किए, जंगलों को काटा गया, विभिन्न तरीके से आर्थिक गतिविधियों के लिए उसको डैमेज किया गया, तो कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगा। उसके साथ साथ जनसंख्या में भी कमी आएगी, और उसके साथ साथ जैव विविधता का भी ह्रास हो सकता है। क्लियर है। तो कई बार आप पढ़ेंगे कि इस नेशनल पार्क में, कोई एक नेशनल पार्क है, उसमें बाघों की संख्या कम हो गई, हिरण की संख्या कम हो गई, एक पार्टिकुलर जीव की संख्या कम हो गई। इसका मतलब है क्या वो पार्टिकुलर नेशनल पार्क हेल्दी अवस्था में है या संकट की स्थिति में, संकट की, उसकी जैविक क्षमता अपेक्षाकृत कम हो रही। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब के माध्यम से इसको बचाने की कोशिश करता है। अगर हम कैरिंग कैपेसिटी को बचा लिए तो बाकी की चिंता हमको नहीं करनी, बाकी गाया हाइपोथेसिस, प्रकृति अपने आप को ग्रो करता रहेगा। हमको क्या करना है, बस उस प्रकृति को सजो करके, मतलब बचा करके रखना है, ताकि उसकी क्षमता बनी रहे। तो जो भी प्रयास चल रहे हैं थ्रू एफॉरेस्टेशन या वनीकरण के माध्यम से या नेशनल पार्क के कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, उसका मूल पर्पस यही है कि कैरिंग कैपेसिटी को बना करके रखा जाए। मान लेते हमने वन वाला टॉपिक किया था, याद है, वन किया था।
वन में जो सघन वन है उसका प्रतिशत बढ़ा है या कम हुआ है? याद आ रहा है? वन में हमने किया था ना, सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन किया था ना। 10% से 40% के बीच का, 40 से 70 और 70 से ज्यादा जिसका घनत्व है उसको हमने क्या कहा था? सघन वन कहा था, है ना। अब जरा सोच करके देखें, मान लेते हैं कोई एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, अगर सघन वन की क्या प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या भारत का कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा स्टेटमेंट ठीक होगा। समझ रहे हैं, है ना। मतलब इस तरीके से सोचना है। तो इसलिए लगातार फोकस क्या किया जाता है, हर 2 साल पे असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं जंगलों का, क्योंकि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? जंगलों में होगी। तो हम जंगलों के हेल्थ पे लगातार नजर रखे हुए हैं कि उसकी डेंसिटी, उसका विकास, उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़े। अगर लगातार बढ़ेगा तो वहन क्षमता बढ़ेगी, अगर डिक्लाइन करेगा तो वहन क्षमता कम होगी। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल होगा और इसी कॉन्सेप्ट को नेशनल पार्क के साथ जोड़ करके देखना है और बताना है कि इस नेशनल पार्क में जैसे मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा बाघ जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवस्थित है। इसका मतलब है उसका कैरिंग कैपेसिटी अपेक्षाकृत ज्यादा है, क्योंकि बाघों का घनत्व भी ज्यादा है वहां पर। तो इसका मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी अपेक्षाकृत ज्यादा है। बढ़िया, चलिए अब इसी में थोड़ा सा, अब चूंकि बहुत सारी चीजों को समझ लिए हैं तो थोड़ा सा एक बायोम और परितंत्र का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। बायोम और परितंत्र मतलब इकोसिस्टम का। बायोम एक लार्जर कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं पूरा भारत है, पूरे भारत को मॉनसूनी जलवायु कहेंगे, तो मॉनसून बायोम, भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी है। अब भारत की जलवायु मॉनसूनी है तो पूरा भारत है। मान लेते हैं पूरे भारत में सिमलीपाल हमने देखा, सिमलीपाल, उसमें काला या एक है ना ब्लैक टाइगर है। अब जो काला बाघ है उसका कुछ लेना देना है क्या दुधवा नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से? तो बायोम एक लार्जर एरिया हो सकता है, उसमें सारे जितने भी स्पीसीज हो सकता है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है ना, उसके अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। तो बायो एक लार्जर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, एक अपेक्षाकृत बड़ा कॉन्सेप्ट। इकोसिस्टम उसकी तुलना में एक छोटा सा हिस्सा। कि इस मॉनसून जलवायु का एक इकोसिस्टम उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसमें जो बाघ हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बीच में जो भी ब्रिज है वो आपस में इंटरैक्शंस कर रहे हैं। तो अब इसको देखते हैं, जीवोम या बायोम का यह अलग अलग जलवायु और पादपों तथा जीव जंतु की प्रजातियों से युक्त भूमि का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा। यह किसी क्षेत्र में अजैविक और जैविक घटनाओं के मध्य की परस्पर क्रिया होगी। जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क में सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम मतलब परितंत्र, और बायोम एक लार्जर कॉन्सेप्ट है ना। इसमें जरूरी नहीं कि सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करें, किसमें? बायोम में, लेकिन इसमें तो कम्युनिकेशन होगा। यह बर्फ, हिम, वर्षा, तापमान आदि जैसे जलवायु संबंधी कारकों से अत्यधिक प्रभावित होगा। दुनिया के 11 जलवायु प्रदेश ऐसे ही बने हैं इन्हीं सब फैक्टर से। यह एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह बर्फ, हिमपात, तापमान आदि जैसे जलवायु संबंधी कारकों से अधिक प्रभावित नहीं होता है। एक जैसा जलवायु होगा। मान लेते हैं कि चांगथांग नेशनल पार्क है, मान लेते हैं लद्दाख के क्षेत्र में तो है, वहां बर्फ गिर रहा है तो सब में गिर रहा है। मान लेते हैं डिजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, वहां सूखा पड़ रहा है तो पूरे नेशनल पार्क में सूखा पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक हिस्से में बर्फ गिर रहा है एक हिस्से में सूखा पड़ रहा है। एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। बायोम में तो विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। यह परिस्थितिकी इकाइयों की एक बड़ी श्रेणी है। इसमें कई परितंत्र हो सकते हैं। दुधवा का एक अलग परितंत्र, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मतलब मानसूनी जलवायु में एक अलग परितंत्र, डिजर्ट नेशनल पार्क में एक अलग इकोसिस्टम, हिमालय के क्षेत्र में एक अलग, बर्फीले क्षेत्र में एक इकोसिस्टम, तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है। और ये पूरा का पूरा क्या है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहा गया? मॉनसूनी बायोम, है ना। तो ये हो सकता है, यह अजैविक और जैविक कारकों से निर्मित किसी बायोम का एक हिस्सा है, उसका एक कंपोनेंट है। चूंकि जीवों या बायोम में कई प्रजातियों का संग्रह होता है, इसलिए इसमें पादपों और प्राणियों की व्यापक विविधता विद्यमान होती है। बहुत प्रकार के होंगे, जैसे मैंने बताया सूखा वाला होगा, भारत में मानसूनी जलवायु में ही डिजर्ट नेशनल पार्क हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गए, तो क्या होंगे? इसमें विविधता ज्यादा होगी। और ये सीमित क्षेत्र होगा, है ना, छोटा होता है, इसलिए बायोम की तुलना में पादप और प्राणी की प्रजातियों की विविधता कम होगी। सिंपल लॉजिक है। जितने प्रकार का, विभिन्न प्रकार का क्षेत्र आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे उतनी जैव विविधता बढ़ जाएगी। और एक सीमित क्षेत्र होगा तो उसकी तुलना में जैव विविधता
कम होगा। ठीक है। जीवाणु के कुछ सामान्य उदाहरणों में मरुस्थल, टुंड्रा, घास के मैदान, ऐसे इनको हम बायोम कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण में प्रवाल भित्तियां, तालाब, मैक्सिको की खाड़ी आदि शामिल होंगे, मतलब एक क्षेत्र विशेष। और एक क्षेत्र विशेष पे हम कहेंगे कि उसमें इस प्रकार के पाए जाएंगे, और यहाँ पर ये इसको इस तरीके से हम कहेंगे। अक्षांश का जीवों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अक्षांश स्थिति का, गर्म है, शीतोष्ण है, ठंडा है, किस प्रकार का बायोम है वो अक्षांशों से तय हो रहा है। परितंत्र पर अक्षांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये अक्षांश से नहीं जुड़े हुए, एक पार्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े हुए। किसी बायोम के सभी सजीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया नहीं कर सकते, और यहां पर परितंत्र के सभी प्राणी और सभी सजीव आपस में पारस्परिक क्रिया, तभी इकोसिस्टम बना है। एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा, तीसरा भी प्रभावित होगा, चौथा भी। उसी को हमने इकोसिस्टम कहा था ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ऐसा अगर पूछा जाए सवाल 10 नंबर का तो लिख सकते हैं, बायोम और इकोसिस्टम के बीच का अंतर क्या है, लिख सकते हैं, सिंपल है ना। बढ़े आगे, इसमें तो कुछ ज्यादा समय, हाँ 4 बज गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं। क्या यहां तक का क्लियर हुआ थोड़ा? ठीक है। देखिए कल थोड़ा सा बस बता देते हैं, कल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जैव विविधता का आधार बनेगा। वो इकोटोन एक कॉन्सेप्ट है, इकोटोन, उसको थोड़ा पढ़िएगा और कुछ अपडेट इसमें किए हैं तो इसको भी देखिएगा। कुछ नए नए जो स्पीसीज न्यूज में है उसके साथ इसको जोड़े हैं। और एक इकोलॉजिकल निश का कॉन्सेप्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इकोलॉजिकल निश का मॉडल बनाया है। क्लियर है? अभी हाल ही में इकोलॉजिकल निश का एक मॉडल बनाया है जो कि आपके इस नोट्स में नहीं था, तो इसमें इंक्लूड कर दिए, उसको पढ़िएगा थोड़ा कि ये इकोलॉजिकल निश का मॉडल क्या है। कल की क्लास में इस पे चर्चा करते हैं। ऑल द बेस्ट। असाइनमेंट कल से लिखते हैं। अब 1-2 दिन रुक जाइए, उन्होंने कहा था कि मतलब अगले हफ्ते से अपडेट करते हैं। हाँ मंडे से, कल बता देंगे आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।